Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about salivary glands and esophagus. आज की क्लास में हम salivary glands के बारे में पढ़ेंगे और esophagus के बारे में पढ़ेंगे. pharynx के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन pharynx के बारे में हमने respiratory system में अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं. सो व्हाट आर द salivary glands, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये फिगर है 12.13. द पोजीशन ऑफ salivary glands, फर्स्ट पार्ट, एंड बी इज़ द इनलार्जमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ ग्लैंड्स. यानी जो आप ए पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये जो सर्कल के अंदर हमने दिखाया, ये जो पिक्चर है, तो ये ए नंबर का पिक्चर है, जिसमें हम salivary glands जो होते हैं उनके पोजीशन के बारे में बताया गया है. एंड जो ये बी नंबर का ये पिक है, तो ये बी नंबर की पिक्चर में दिखाया गया है कि ये इनलार्जमेंट ऑफ द salivary glands. नेक्स्ट हम इसके पोजीशंस के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड्स एंड इट्स डक्ट. यानी ये यहाँ पे देखिए, ये पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं और इसका ये जो पोर्शन होता है वो पैरोटिड डक्ट्स होता है, जो भी सलाइवा सीक्रेट होता है तो इसी डक्ट से होकर के बाहर हमारे माउथ तक आता है. नेक्स्ट ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मसल्स ऑफ द चीक होता है. नेक्स्ट सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग. यहाँ पे ये देखिए, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है ये वाली, और ये जो इधर है सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग होती है. नेक्स्ट सबलिंगुअल ग्लैंड, यहाँ पे ये देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है और इसकी भी ओपनिंग माउथ पे होती है. तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं. इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे. फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड्स. दीज आर सिचुएटेड वन ईच साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस. इट मीन्स कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है तो ये फेस के ईच साइड पे, यानी दोनों फेस के दो ईच साइड पे प्रेजेंट होती हैं और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के जस्ट बिलो पे इनका लोकेशन होता है, जैसे कि अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था. ईच ग्लैंड्स हैज़ अ पैरोटिक डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टीथ. प्रत्येक जो ग्लैंड्स होती हैं तो इनके जो पैरोटिड डक्ट्स होते हैं, तो ये हमारे लगभग जो हमारे सेकेंड अपर मोलर टीथ होते हैं, इनकी ओपनिंग लगभग वहाँ पे होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के. दीज लाई ऑन द ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जॉ. जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं तो ये हमारे प्रत्येक साइड, यानी लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड, ये हमारे फेस के अंडर में उपस्थित होते हैं. देन ये कहाँ पे होते हैं? एंगल ऑफ द जॉ, यानी जो जबड़ा होता है उसके दोनों एंगल पे ये प्रेजेंट होते हैं. द टू सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग. फ्रेनुलम टंग का जो फ्रेनुलम पोर्शन होता है, जहाँ से जीभ अटैच होती है डाउन साइड पे, तो वहाँ पे हमारे प्रत्येक जो सब मैंडिबुलर डक्ट्स होते हैं तो उन पे उनकी ओपनिंग हमारे फ्रेनुलम के पास में होती है, जो कि फ्लोर ऑफ द माउथ पे स्थित होते हैं. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में. ये तीनों ग्लैंड्स जैसे मैंने अभी उस ऊपर पिक्चर में भी बताया था. Sublingual glands. These glands lie under the mucous membrane of the floor of the mouth in front of the submandibular glands. जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के फ्रंट में होती हैं, जहाँ पे
सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है, उसी के जस्ट सामने सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, और एक कहाँ पे होती हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ पे। दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट। जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं ये छोटे छोटे कई सारे, न्यूमरस मतलब बहुत सारे स्मॉल डक्ट्स होते हैं, दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जिनकी ओपनिंग हमारे कहाँ पे होती है, माउथ के फ्लोर वाले पोर्शन पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स के। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, तो अभी हमने बी नंबर का जो पिक था उसमें भी देखा है। द ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल। जो सलाइवरी ग्लैंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये सराउंडेड बाय द मतलब कि जो फाइब्रस कैप्सूल, यानी जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर्स होती है वो फाइब्रस कैप्सूल की बनी होती है। They consist of number of lobules made up of small acini lined with the secretory cells। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो इसमें बहुत छोटे छोटे कई सारे लोब्यूल्स आते हैं। लोब्यूल्स मतलब कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, और ये किन से लाइंड होते हैं, सीक्रेटरी सेल से। सीक्रेटरी सेल्स मतलब ऐसी सेल्स जो कि कोई ना कोई सीक्रेशंस बनाती हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी, तो सलाइवरी ग्लैंड्स की जो सीक्रेटरी सेल्स होंगी तो वो सलाइवा का सीक्रेशन करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द सीक्रेशंस आर पोर्ड इनटू द डक्टलेस दैट जॉइन अप टू फॉर्म लार्जर डक्ट लीडिंग इनटू द माउथ। जो भी सीक्रेशंस होता है तो इनका जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो इनका जो सीक्रेशंस होता है वो डक्टलेस होता है। डक्टलेस मतलब विदाउट डक्ट के, लेकिन ये धीरे धीरे ये जो डक्टलेस हो करके आगे जा करके यही डक्ट एक प्रकार का लार्ज डक्ट बना देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं माउथ में ओपनिंग करते हैं और वहाँ पे सलाइवा का सीक्रेशन आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा के बारे में। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा का मीनिंग होता है कि जो हमारा सलाइवा जो सीक्रेट होता है इन तीनों ग्लैंड्स से, तो उन सलाइवा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सो व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा? अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज़ प्रोड्यूस्ड डेली एंड इट कंसिस्ट ऑफ, यानी जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा लगभग हमारा 1.5 लीटर के आसपास डेली बनता है। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो वो 1.5 लीटर के आसपास जो सलाइवा होता है वो डेली मेकअप करती हैं या फिर डेली बनाते हैं इतना। इनमें क्या क्या चीज़ होते हैं? फर्स्ट नंबर होता है वाटर, यानी सलाइवा में वाटर होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, नेक्स्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि सलाइवा में पाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ वाटर, सेकंड इज़ मिनरल साल्ट, थर्ड इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द फोर्थ वन इज़ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीक्रेशन ऑफ सलाइवा के बारे में। सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इज़ अंडर ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल। सलाइवा का जो सीक्रेशंस होता है वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इसको हम चाह करके सीक्रेशन घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज प्रोफ्यूज सीक्रेशन ऑफ द वाटरी सलाइवा। जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, तो ये सीक्रेशंस को क्या करते हैं, वाटरी करने का या फिर इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। इसी प्रकार सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, तो वो सीक्रेशंस को डिक्रीज़ करने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द सलाइवा के बारे में। इट मीन्स कि अभी तक हमने कंपोजिशन पढ़ा, सलाइवा का जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनके बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द सलाइवा के बारे में। सो व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द सलाइवा? द फर्स्ट वन इज़ केमिकल डाइजेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। यानी जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, तो इनका केमिकल डाइजेशन हमारे सलाइवा के थ्रू होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका लुब्रिकेशन ऑफ द फूड, एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ एंड द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस।
यानी डिफेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब होता है कि ये हमारे मतलब एक प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता या फिर हमारे इन्फेक्शन से बचाने का भी सलाइवा काम करता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में क्या क्या होता है, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सलाइवा कम्बैट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में लाइसोजाइम्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा में, जो कि हमारे माइक्रोब्स को फैलने से बचाते हैं। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है हमारे सलाइवा में। और नेक्स्ट होता है लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग ऑफ द माउथ। इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल सलाइवा का होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्ट के बारे में। The taste buds are stimulated only by the chemical substances in the solution, and therefore dry foods only stimulate the sense of taste after through mixing with the saliva. टेस्ट के बारे में जब हम स्पेशल सेंसेस बताए हैं उसमें भी डिस्कशन हुआ है। तो ये टेस्ट क्या होता है, जीभ में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, और ये टेस्ट बड्स तभी स्टिमुलेट होते हैं जब हमारे सलाइवा के साथ कोई भी केमिकल जो सब्सटेंसेस होता है वो सॉल्यूशन में होता है। सॉल्यूशन में होने के बाद ये जो हमारा सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं जो हमारे जीभ में पाए जाते हैं, तो वो हमारे सेंसेशन को परसीव करते हैं, देन आफ्टर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट था जो इसके बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम फायरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फायरेंस का डिस्क्रिप्शन हम पहले भी बता चुके हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी। द फायरेंस इज़ डिवाइडेड इनटू द डिस्क्रिप्टिव पर्पज इनटू 3 पार्ट्स, जैसे मैंने बताया था, नेज़ोफायरेंस, ओरोफायरेंस, लैरिंजियोफायरेंस। तो इसके बारे में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने रिस्पिरेटरी सिस्टम जैसे जब हमने पढ़ाया था तो नोज़ से स्टार्ट हुआ था, लंग्स के एल्वोलाई तक पढ़ाया था। इसी प्रकार जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, टीथ, टंग, फिर फायरेंग्स, फिर ईसोफेगस, देन आफ्टर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद लीवर। इन सारी चीज़ों का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, इट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब हम ईसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द ईसोफेगस। सबसे पहले पोजीशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। आप देखिए बिहाइंड द ट्रैकिया इसकी लोकेशन होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग शेप में, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासों में। ये ईसोफेगस है, ये आप लाइनिंग शेप में देख रहे हैं। ये ईसोफेगस यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए ये भी ईसोफेगस है, यहाँ पे ये देखिए ये भी ईसोफेगस है। इसके बाद यहाँ से हमारा ईसोफेगस जो होता है तो वो स्टमक से अटैच होता है। तो ये ईसोफेगस था, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर था 12.14, तो ये ईसोफेगस था और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में था। तो ईसोफेगस के कुछ पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस के बारे में। द ईसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड लाई इन द मीडियन प्लान इन द thorax in front of the vertebral column behind the trachea and the heart। जो ईसोफेगस होता है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, एंड ये लगभग हमारे बॉडी के मीडियन प्लान पे होता है, यानी हमारे बॉडी के बीचों बीच होता है। देन आफ्टर कहाँ पे होता है, वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में। वर्टिब्रल कॉलम थोरैक्स में अगर देखेंगे फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में होता है, एंड द ट्रैकिया के बिहाइंड होता है।
यानी ट्रैकिया के पीछे होता है, वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में होता है, एंड हार्ट के भी ये पीछे से होकर के जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इट इज़ कंटिन्यूस विद द फायरिंग्स एबव। ये जो ट्रैकिया होता है तो ऊपर की ओर देखेंगे तो ये फायरिंग्स से कंटिन्यू होता है, एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, एंड डायफ्राम से होते हुए इट जॉइन द स्टमच। डायफ्राम से होते हुए ये कहाँ पे जॉइंट होता है? स्टमक पे। इट पासेस बिटवीन मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम बिहाइंड द सेंट्रल टेंडन एट द लेवल ऑफ द 10th thoracic वर्टिब्रा। मस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, तो डायफ्राम हमारे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करके रखता है, तो ये वहाँ से पास आउट होता है, यानी जो हमारा इसोफेगस होता है तो इसी डायफ्राम से पास होता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था पिक्चर में। और ये लगभग कहाँ पे होता है? 10th जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है ये वहाँ से लगभग डाउन की ओर पास होता है। इमीडिएटली इसोफेगस हैज पास थ्रू द डायफ्राम, इट कर्व अपवर्ड बिफोर ओपनिंग द स्टमक। जैसे ही डायफ्राम से पास होता है तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है वहाँ पे, बिफोर ओपनिंग इनटू द स्टमक। यानी स्टमक यानी जो हमारा पेट होता है तो स्टमक पर पहुँचने से पहले थोड़ा सा ये कर्व शेप में होता है, मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दिस शार्प एंगल इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द रिगर्गिटेशन ऑफ द बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। ये जो थोड़ा सा कर्व होता है जो मैंने अभी बताया, स्टमक के ऊपर थोड़ा सा जो कर्व होता है, तो कई सारी थ्योरी होती हैं, तो मतलब उस थ्योरी से ये पता चलता है, कई सारे लोग विश्वास करते हैं कि ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होता है पेट में, जो भोजन होता है, भोजन के अलावा जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, तो वो हमारे रिगर्गिटेशन ना हो, मतलब बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो मतलब कि वापस से हमारी इसोफेगस में पहुंच ना पाएँ, इसीलिए ये थोड़ा सा कर्व पाया जाता है। देन आफ्टर द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द इसोफेगस आर क्लोज्ड बाय द स्फिंक्टर्स। अपर मतलब कि ऊपर की ओर, लोअर नीचे की ओर जो इसोफेगस होता है तो वो हमारे स्फिंक्टर्स के ज़रिए क्लोज होता है। इन्हीं स्फिंक्टर्स की वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं वो हमारा बैक फ्लो नहीं होने पाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस के बारे में, यानी इसोफेगस का क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ द टिश्यू शोन इन फिगर 12.2। As the esophagus is almost entirely the thorax is outer covering, and adventitia consists of elastic fibrous tissue that attach the esophagus to the surrounding structures. It means कि लगभग इसोफेगस में 4 लेयर ऑफ टिश्यू से मतलब 4 लेयर्स से मिलकर के बने होते हैं। ये 4 लेयर के जो टिश्यू होते हैं तो ये लगभग इसोफेगस और इंटायरली थोरैक्स भी कवर करते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी होती है, जैसे एडवेंटिटिया होती है, और इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स टिश्यू होते हैं जो कि स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं इसोफेगस का। एंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द प्रॉक्सिमल थर्ड इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जो प्रॉक्सिमल थर्ड जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो इसोफेगस का होता है, तो उस जगह पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नामक लेयर से कवर होता है। एंड डिस्टल इंड मतलब कि जो पेट वाला जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम नामक से मतलब लेयर से बना होता है। तो ये 4 प्रकार की लेयर्स होती हैं जो कि हमारे इसोफेगस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द माउथ, फायरिंग्स एंड इसोफेगस, यानी मुंह का जो फंक्शन होता है फायरिंग्स का और इसोफेगस का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बताएंगे। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ द बोलस। व्हेन फूड इज़ टेकन इनटू द माउथ, जब फूड यानी भोजन हमारे माउथ पे टेक किया जाता है, एंड इट इज़ च्यूड यानी मैस्टिकेटेड, यानी जब भोजन माउथ में जाएगा और
मैस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, च्यूड यानी चबाना, जब दांतों के जरिए हमारा ये भोजन चबाया जाता है एंड मूव्ड राउंड बाय द माउथ, और चबाने के बाद ये जो भोजन होता है तो हमारा राउंड शेप में माउथ में मूव करता है बाय द टंग, यानी जीभ की हेल्प से ये हमारे पूरे मुंह में राउंड करता है। एंड मसल्स ऑफ द चीक, और ये जो मसल्स ऑफ द चीक्स होती हैं तो वो भी हेल्प करती हैं इन सारे प्रोसेस में। इट इज़ मिक्सड विद द स्लाइवा एंड फॉर्म्ड इनटू द सॉफ्ट मास और बोलस रेडी फॉर द swallowing। इसके बाद जो च्वीड होता है, चबाने की प्रोसेस जो होती है, और देन आफ्टर सलाइवा के जो साथ में ये हमारा जो भोजन होता है तो एक सॉफ्ट मास बन जाता है, जिसको बोलस भी बोलते हैं, जो कि हमारे निगलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे फिर से हम एक बार बता देते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ मुंह पे लिया, उसको चबाया, चबाने के बाद सलाइवा मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद वो जीभ और जो हमारे मास्टिकेशंस जो होते हैं, चबाने के प्रोसेस होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे सलाइवा से मिक्स होकर के एक बोलस बन जाता है, जो कि निकलने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिग्लिटिशन के बारे में। इट मीन्स कि होता है स्वलोइंग, यानी कोई चीज़ को निगलना। इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। दिस अकर्स 3 stages आफ्टर च्यूइंग कंप्लीटेड एंड बोलस हैज़ बीन फॉर्म्ड। ये लगभग 3 स्टेज में होता है स्वलोइंग, जो कि किसके बाद होता है, जब हमारा कंप्लीट बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज़ इनिशिएटेड वॉलेंट्री बट कंप्लीट बाय द रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री एक्शन। ये वॉलेंट्री, समटाइम्स वॉलेंट्री, इनिशिएटेड मतलब कि शुरुआती इसका वॉलेंट्री होता है। जैसे हम चाहें तो निगल लेंगे, ना चाहें तो ना निगलेंगे, थूक सकते हैं उसको। लेकिन जैसे ही निगल लिया जाता है तो उसके बाद हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन में आ जाता है। इनवॉलेंट्री फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे जो इसोफेगस में आगे जाने की प्रोसेस जो होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ने का वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द माउथ इज़ क्लोज्ड एंड द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द टंग एंड चीक पुश द बोलस बैकवर्ड इनटू द फायरिंग्स। इट मीन्स कि जो माउथ जब क्लोज होता है एंड वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द टंग चीक पुश बोलस बैकवर्ड टू द फायरिंग्स। ये जो माउथ क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं उसमें टंग शामिल है, चीक शामिल है, एंड जो बोलस होता है बैकवर्ड कर सकते हैं फायरिंग्स की ओर। तो ये सब हमारा ये वॉलेंट्री मसल्स का प्रोसेस बताया गया है। इट मीन्स कि जो हम चाहें तो इसको निगलें, चाहें तो हम बाहर की ओर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ द बोलस इज फायरिंग्स स्टिमुलेटेड वेव ऑफ पैरास्टलाइसिस दैट द बोलस थ्रू द इसोफेगस टू द स्टमक। जब हमारा बोलस जब हम फायरिंग्स में प्रेजेंट होता है तो ये वेव ऑफ पैरास्टलाइसिस मूवमेंट होता है यहाँ पे। इट मीन्स कि जो मसल्स होती हैं यहाँ की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से जो बोलस होता है आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ता रहता है। यहाँ पे आप ये पिक्चर भी देखिएगा, यहाँ पे बोलस फूड ऑफ द टंग, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बोलस का जो येलो कलर का दिखा है बोलस ऑफ फूड है। फिर इसके बाद ये फायरिंग्स से होते हुए ये हमारे इसोफेगस से होते हुए आगे की ओर जाता है। इट मीन्स कि ये जो हमारा जो माउथ और टंग, ये जो राउंड सर्कल में हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए राउंड सर्कल जितना भी है, राउंड सर्कल के अंदर इट मीन्स इसमें टंग्स आते हैं। टंग्स के अलावा जो फायरिंग्स आता है, फायरिंग्स के बाद जो जीभ होता है, मास्टिकेशन की जो मसल्स होती हैं, ये सारा हमारा वॉलेंट्री होता है। देन आफ्टर जब ये जो बोलस होता है ये हमारे इसोफेगस और फायरिंग्स में पहुंच गया है, इट मीन्स कि यहाँ की जो प्रोसेस होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी हम चाह करके इसमें कुछ नहीं कर पाते। और ये हमारा
जो वेव ऑफ द पैरास्टलाइसिस मूवमेंट होता है उसके थ्रू जो बोलस होता है आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस आर लुब्रिकेटेड बाय द म्यूकस। जो इसोफेगस की जो वॉल होती हैं यानी जो उसका जो लास्ट वाला इनर पोर्शन होता है इसोफेगस का, तो वो एक म्यूकस से लुब्रिकेट होता है। असिस्ट द पासेज ऑफ द बोलस ड्यूरिंग द पैरास्टलाइटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल्स। यानी जो बोलस होता है, जो भी बोलस पाया जाता है, ये कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता है। तो ये हमारा किस वजह से बढ़ता रहता है? बिकॉज ऑफ जो हमारा म्यूकस होता है, तो म्यूकस हमारे पूरे ईसोफेगस में पाया जाता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेट होता रहता है जो हमारा बोलस, और आगे की ओर पैरास्टलाइसिस मूवमेंट से बढ़ता रहता है। फिर ये जो बोलस होता है तो फिर ये हमारे लास्ट में कहाँ पहुँचता है? स्टमक में, जिसका डिस्क्रिप्शन हम कल की क्लास में करेंगे। सो थैंक यू। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम में आज तक जो हमने कवर किया है, तो फर्स्ट वन इज़ हमने माउथ को कवर किया था, उसमें टीथ के बारे में बताया है, टंग के बारे में पढ़ाया है, फिर इसका सलाइवरी ग्लैंड्स बताया। देन आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद फिर फारंक्स के बाद हमने ईसोफेगस पढ़ा है। ईसोफेगस के बाद अब हम स्टमक के बारे में किसी और क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।